Radhika Gaur with the session number 5 of your chapter, that is the fundamental unit of life. And in this section we will gonna discuss about transport across the membrane. यहाँ पे हम क्या स्टडी करने वाले हैं? About transport across the membrane. Clear? तो जब भी हम लास्ट सेशन नंबर 4 के बारे में डिस्कस कर रहे थे तभी मैंने आपको ये वाली बात बताई थी ना, दैट जो हमारे मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। दैट इज उसका वर्क क्या होता है? उसका वर्क होता है ये डिटरमाइन करना कि कौन से सब्सटेंसेस की एग्जिट करानी है और कौन से सब्सटेंसेस की एंट्री करानी है इन द सेल थ्रू द आउटर एनवायरनमेंट। क्लियर? तो जो एग्जिट और एंट्री होती है सेल में किसी भी सब्सटेंस की, जैसे वाटर हुआ एंड ऑल, तो वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की वजह से ही पॉसिबल हो पाती है। तो अभी हम वही स्टडी करने वाले हैं कि वो जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, एंट्री और एग्जिट होती है, वो कैसे होती है मेम्ब्रेन में, कैसे वो प्रोसेस, क्या बोलते हैं हम उन प्रोसेसेस को, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस क्या होते हैं, इस सेशन में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। Amongst all the functions of plasma membrane, the transport of substance is the most important function. Obviously, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के काफी सारे फंक्शन होते हैं, जैसे वो जो सेल है उसकी शेप को मेंटेन करके रखती है, और भी काफी सारे फंक्शन होते हैं, बट उन सब में जो मेन फंक्शन है वो क्या है? द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन। क्या है कि जो सब्सटेंसेस हैं उसका वो ट्रांसपोर्टेशन कराती है। Transportation of substances across the membrane may take place with the expenditure of energy or without the expenditure of energy. जो ट्रांसपोर्टेशन है सब्सटेंस का किसी भी मेम्ब्रेन में, वो कैसे हो सकता है? या तो जो एक्सपेंडिचर है एनर्जी का हम वो करें या फिर ना करें। दैट इज वहां पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। द थिंग इज दैट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, or we can say important function of the plasma membrane. Clear? So the thing is, the substance that is gas, liquids and solids move in the physical environment as well as in or out of the shell. जितने भी हमारी gases होती हैं, liquid and solids होते हैं, वो क्या करते हैं? वो physical environment में move करते हैं। I mean to say, या तो वो physical environment में move करेंगे या cell में जाएंगे या cell से बाहर आएंगे, या तो उनकी entry होगी या उनकी exit होगी। क्लियर? तो ये जो मूवमेंट होती है वो कैसे होती है? दिस मूवमेंट अकर्स बाय टू प्रोसेस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये जो मूवमेंट्स होती हैं दो प्रोसेस के थ्रू होती है, डिफ्यूजन के थ्रू एंड ऑस्मोसिस के थ्रू। क्लियर? डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल और आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? जो गैसेस हैं, लिक्विड हैं, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं और आयंस हैं, उनका जो मूवमेंट होता है कहां से? फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन, उनके हायर कंसंट्रेशन के रीजन से टू द रीजन ऑफ देयर लो कंसंट्रेशन, उनके लो कंसंट्रेशन के रीजन तक जो मूवमेंट होता है उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। दैट इज मूवमेंट फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन, वी कैन से फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। क्लियर? द थिंग इज डिफ्यूजन शोज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डिफ्यूजन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल और आयंस डिफ्यूज फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट चीज तो यही होती है कि डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, वो डिफ्यूज होते हैं हायर कंसंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसंट्रेशन के रीजन तक। क्लियर? The diffusing molecule moves randomly towards all regions of their lower concentration. The movement of molecules is due to their kinetic energy. जितने भी हमारे डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं टुवर्ड्स ऑल द रीजंस फ्रॉम देयर लो कंसंट्रेशन। क्लियर? और जो ये मूवमेंट होता है ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। ऑब्वियसली देखो, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो स्टेट ऑफ रेस्ट को डिटरमाइन करती है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो स्टेट ऑफ मोशन को डिटरमाइन करती है। यहाँ पे मोशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी आएगी? कौन सी एनर्जी को टर्म्स में यूज करेंगे हम? काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? That the movement of molecules is due to their kinetic energy. Also, in a medium, molecules or ions of several substances may diffuse at the same time. किसी भी मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो आयंस हैं, सेवरल सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो डिफ्यूज हो सकते हैं एक ही टाइम पे। नो मतलब ऐसा नहीं है कि पहले एक डिफ्यूज होगा देन अदर होगा देन अदर होगा। एक ही टाइम पे काफी सारे सब्सटेंसेस के जो आयंस और मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज हो सकते हैं।
Direction of diffusion of one substance is independent of the movement of another substance. That is, एक जो डायरेक्शन होती है डिफ्यूजन की, किसी भी एक सब्सटेंस की डायरेक्शन की डिफ्यूजन की जो डायरेक्शन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द मूवमेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंस के मूवमेंट से इंडिपेंडेंट होती है। दैट इज, कोई फास्टली डिफ्यूज होता है, कोई स्लोली डिफ्यूज होता है। कोई कंपैरिजन नहीं करना हमें, जो जो जिसकी मूवमेंट जिसके लिए जो सुटेबल है वो उस प्रोसेस के थ्रू अपना डिफ्यूजन कर लेता है, उस स्पीड से अपना, उस डायरेक्शन से अपना डिफ्यूजन क्लियरली कर लेता है। तो क्लियर हुआ that in a medium, molecules or ions of several substances may diffuse at the same time. Second, direction of diffusion of one substance is independent of the movement of another substance. Clear? Or we can say another thing is that the rate of diffusion of molecule is proportional to their kinetic energy. जो diffusion होता है उसका जो rate होता है, किसी भी molecule जिसका diffusion हो रहा है उसका रेट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है? काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होता है। देयर साइज, उनके साइज के भी प्रोपोर्शनल होता है। एंड द डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू व्हिच दे मूव, और उस डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है जिससे वो मूव कर रहे होते हैं। तो क्लियर हुआ, किस पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिफ्यूजन? काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा, उनके साइज पे डिपेंड करेगा और डिपेंड करेगा ऑन द डेंसिटी ऑफ मीडियम थ्रू व्हिच दे मूव। क्लियर? अब आते हैं जो डिफ्यूजन है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। Actually, during respiration, gases like oxygen and carbon dioxide are exchanged with the atmosphere through diffusion. जो respiration का process होता है उसमें क्या होता है? जितनी भी हमारी gases हैं, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका एक्सचेंज होता है एटमॉस्फेयर से और सेल के बीच में, या वीगन से। जो उनका एक्सचेंज हो रहा है वो जो प्रोसेस है वो क्या होता है, किसकी वजह से होता है? वो डिफ्यूजन की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। क्लियर? That during respiration gases like oxygen and carbon dioxide are exchanged with the atmosphere through diffusion. First importance ये हो गई। Also in cytoplasm, distribution of substances occurs through diffusion. जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है उसमें भी जो सब्सटेंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन की वजह से। Scant of flowers spread into the air through diffusion. जो भी हमारे फ्लावर्स होते हैं इनका जो स्केंट होता है वो भी एयर में किसके थ्रू डिफ्यूज होता है? आई मीन टू से एयर में डिफ्यूज होता है, वो डिफ्यूजन की वजह से ही स्प्रेड होता है, आई मीन टू से, एंड thus helps in attracting insects and animals for pollination. इसीलिए जितने भी हमारे आई मीन टू से जो अट्रैक्ट इंसेक्ट्स होते हैं, आई मीन टू से, उन्हें अट्रैक्ट करता है। क्लियर? एनिमल्स को अट्रैक्ट करता है और जो हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें पॉलिनेशन के लिए वो अट्रैक्ट करके रखता है। Also, each plant evaporates several liters of water each day to keep its body cool. हर प्लांट क्या करता है? वो काफी जो वाटर है उसका काफी बिग अमाउंट वो क्या करता है? एवेपोरेट करता है ताकि उसकी जो बॉडी है वो कूल रहे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं और इसमें भी डिफ्यूजन का एक रोल रहता है। In this process, water diffuses into atmosphere in vapor form through aerial parts of the plant. इस प्रोसेस में क्या होता है? जो वाटर है वो डिफ्यूज कैसे होता है? जो वाटर है वो डिफ्यूज होता है एटमॉस्फेयर में इन द वेपर फॉर्म। कैसी फॉर्म में? वेपर फॉर्म में थ्रू द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के एरियल पार्ट्स के थ्रू। क्लियर? तो यहाँ पे भी डिफ्यूजन का एक रोल हमने देखने को मिला। तो ये सब हो गया अबाउट डिफ्यूजन। अब बात आती है जो ऑस्मोसिस है वो क्या होती है। Osmosis is a diffusion of solvent molecules from a dilute solution to a concentrated solution across a semi-permeable membrane. Osmosis क्या होता है? जो हमारे solvent molecules हैं उनका diffusion जो होता है, I mean to say dilute solution से concentrated solution में जो diffusion होगा वो क्या होगा? Osmosis होगा। But the thing is there should be a semi-permeable membrane. किसके थ्रू होना चाहिए? Semi-permeable membrane के थ्रू होना चाहिए। Clear? Osmosis is the diffusion of solvent molecules from a dilute solution to a concentrated solution across a semi-permeable membrane. Also, the passage of solvent molecules from a region of their high concentration to the region of their low concentration through a semi-permeable membrane. हम ये भी कह सकते हैं osmosis क्या होता है? The passage of solvent molecule. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का वो पैसेज जिसके थ्रू जो हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन में मूव करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपको एक ही चीज याद रखनी है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस इतना ही होता है, वहां पे जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है
वो नॉर्मली मूवमेंट हो जाता है, बट यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? अब जो थिंग आती है वो है कि जो ऑस्मोसिस है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ऑस्मोसिस हमारी टू टाइप्स की होती है, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस क्या होती है? इट इज द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस। दैट इज जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सेल में जो एंट्री करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलेंगे? आई मीन टू से जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो प्लांट्स हैं, कुछ भी नो मैटर कोई भी सेल है उसमें जो एंट्री करने का जो प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, और वो कौन सी ऑस्मोसिस होगी? एंडोऑस्मोसिस। क्लियर? एंडोऑस्मोसिस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सेल। और एंडोऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है? जो सेल है उसकी वॉल्यूम में इंक्रीज आ जाता है। क्लियर? समझ में आया? एंडोऑस्मोसिस में क्या होता है? दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सेल। सेल की जो वॉल्यूम है एंडोऑस्मोसिस की वजह से इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वहां पे जो सेल है उसमें वाटर की एंट्री हो जाती है। व्हाइल इन एक्सोऑस्मोसिस इट इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल। वहां पे एंडोऑस्मोसिस में वाटर सेल के अंदर जाता था, यहाँ पे क्या होता है? वाटर का डिफ्यूजन होता है आउट ऑफ द सेल। जो वाटर है उसका एग्जिट होता है सेल से, वाटर जो है वो सेल से बाहर आता है। The cell will shrink as a result of exosmosis। इसकी वजह से क्या होगा? सेल ऑब्वियसली श्रिंक हो जाएगी। वहां पे सेल का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था क्योंकि वाटर एंट्री हो रहा था, यहाँ पे वाटर की एग्जिट हो रही है। दिस इज द रीजन सेल विल श्रिंक एज a result of exosmosis। क्लियर? अब बात आती है जो ऑस्मोसिस है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट, रूट हेयर्स एब्सॉर्ब वाटर बाय एंडोऑस्मोसिस। जो एंडोऑस्मोसिस होती है उन्हीं की वजह से जो हमारे रूट हेयर्स होते हैं वो वाटर को एब्सॉर्ब कर पाते हैं। सेकंड, विद इन द बॉडी वाटर मूव्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय ऑस्मोसिस। जो हमारी बॉडी है उसमें भी जो वाटर है वो एक सेल से अनदर सेल में मूव कर पाता है, और रीजन क्या होता है? ऑस्मोसिस। क्योंकि सिंपल है, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके थ्रू वाटर का एग्जिट एंट्री हो सकता है, पर तभी होगा जब ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा। तो समझ में आया? फर्स्ट, रूट हेयर्स एब्सॉर्ब वाटर बाय एंडोऑस्मोसिस। Second, within the body, water moves from one cell to another by osmosis. Also, endoosmosis result in the tursity of cells, which is essential to maintain the shapes of soft organs like flowers, leaves, etc. जो एंडोस्मोसिस होती है वो क्या करती है? सेल्स की टर्जिटी को मेंटेन करके रखती है, सेल्स को टर्जिट बना देती है। और सेल्स टर्जिट होने की वजह से क्या होते हैं? उनकी जो शेप्स हैं, जितने भी सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं, उनकी जो शेप्स हैं वो मेंटेन रहती हैं। क्लियर? Besides this, turgidity is also required for proper physiological activities of the cell. सेल की जितनी भी हमारी physiological activities होती हैं, उनके लिए भी turgidity required होती है। This is the reason endosmosis जब turgidity की cells की जो turgidity create करती है, we can say जब वो cells को turgid बना देती है तो वो helpful हो जाता है to maintain the shape and proper physiological activities of the cell. Clear? Also, opening and closing of stomata depends upon the turgidity of the guard cell. जो हमारे guard cells होते हैं, clear? स्टोमेटा की मैं ऑब्वियसली स्टोमेटा और गार्ड सेल का रिलेशन क्या होता है ये सब आप नेक्स्ट सेशन में भी डिटेल में स्टडी करोगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि जो स्टोमेटा होता है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो भी सेल्स की जो गार्ड सेल्स हैं उनकी टर्जिटी पे ही डिपेंड करती है। और टर्जिटी किसकी वजह से होती है? एंडोस्मोसिस की वजह से। दिस इज द रीजन ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट हुई ना। ऑब्वियसली गार्ड सेल्स बिकम टर्जिड व्हेन वाटर एंटर्स देम। जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड तो सब होते हैं जब वाटर उनमें एंटर करता है, दैट इज एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। एंड फ्लैसिड इफ वाटर मूव्स आउट फ्रॉम द देम। और वो फ्लैसिड कब होते हैं? जब वाटर उनसे बाहर निकल जाता है, दैट इज एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। जब एंडोऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा तो गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाएंगे, और जब एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा तो गार्ड सेल्स फ्लैसिड हो जाएंगे। क्लियर? सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क। एंड टुडेस क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? यू हैव टू आंसर दिस एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. It is the phenomenon in which a living plant cell loses water through osmosis. ये वो phenomenon होता है जिसमें कोई भी living plant cell, remember living plant cell, वो क्या करता है? वाटर को लॉस कर देता है, वाटर का लॉस कर देता है थ्रू ऑस्मोसिस। क्लियर? Which results in either the shrinkage of contraction of protoplasm
away from the cell wall. उससे क्या होगा, या तो जो श्रिंकेज है वो हो जाएगा क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है तो ऑब्वियसली श्रिंक होगा, और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल, और जो सेल वॉल है उससे जो प्रोटोप्लाज्म है उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा. क्लियर? तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? इट इज द फिनोमेनन इन व्हिच अ लिविंग प्लांट सेल loses water through osmosis, which results in either the shrinkage or contraction of protoplasm away from the cell wall. Clear? So, what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने फर्स्ट थिंग इज दैट जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया. उसमें हमने डिस्कस किया डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है दो बेसिस से होता है, एक तो डिफ्यूजन से के प्रोसेस से होता है, एक ऑस्मोसिस के प्रोसेस से होता है. डिफ्यूजन में हमने स्टडी किया कि डिफ्यूजन की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे डिफ्यूजन वर्क करता है. सेम हमने ऑस्मोसिस के प्रोसेस के स्टडी किया, कैसे वो फंक्शन होता है, वो कहाँ पे ऑस्मोसिस यूज होती है, कहाँ पे डिफ्यूजन यूज होता है, ये सब हमने यहाँ पे स्टडी किया. इन नेक्स्ट सेशन वी विल गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर. टिल देन, गुड लक.